यस क्लास, कल हमने EOQ के 3 सम देखे, आज हम लोग फिर से 4 सम देख रहे हैं। EOQ को एक बार फिर से हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। व्हाट इज EOQ? EOQ मीन्स हम एक बार जाएंगे, किसके पास जाएंगे? सप्लायर्स के पास जाएंगे और क्या खरीद के लाएंगे? रॉ मटेरियल। एक बार गए तो कितना रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे जिससे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए। ये एक मूल मंत्र है जो आपको पढ़ना है, याद रहेगा तो आपका EOQ इजी हो जाएगा। हम लोग एक बार जाएंगे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सप्लायर्स के पास और कितना रॉ मटेरियल लेकर आएंगे जिससे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए। ये मुझे आंसर कौन देता है? EOQ आंसर देता है। ठीक है, EOQ हमें यही बताता है राइट कि हम लोगों ने ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट किस तरह से कम रखे। ओके, तो क्लास आपका सम नंबर है अभी सम नंबर 6। अभी हम लोग सम नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सम नंबर 6 में आपको गिवन क्या क्या है? जो गिवन है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। सम नंबर 6 जो गिवन है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है एवरेज इन्वेंट्री लेवल। एक दिया है एवरेज इन्वेंट्री लेवल। कितना एवरेज इन्वेंट्री लेवल है? दैट इज 200। ओके, फिर आपको क्या गिवन है? ऑर्डर पर ईयर, मतलब पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर करते हो। ऑर्डर पर ईयर है क्लास, याद रखना। दिस इज ऑर्डर पर ईयर, रुपीज में नहीं दिया है। आपने एक साल में कितनी बार ऑर्डर किया? आपने एक साल में 40 बार ऑर्डर किया है। ओके, दिस इज ऑर्डर पर ईयर, दिस इज नॉट अ कॉस्ट पर ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर पर ईयर। फिर क्या दिया है? एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड कितनी है मेरे पास? 48 ना? यस। फिर क्या दिया है? वर्किंग डेज पर ईयर, चलो ये भी दे दिया। वर्किंग डेज पर ईयर कितना है? वर्किंग डेज पर ईयर 250। तो मुझे एनुअल डिमांड मिल जाएगा ना। रोज की दिन की डिमांड कितनी है? 48 और वर्किंग डेज पर ईयर, पूरे साल में कितने वर्किंग डेज हम लोग काम करते हैं? 250। तो मेरे को एनुअल डिमांड इसी से मिल जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट दिया है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया है क्लास? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको टोटल पूरे साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया है 4000 और पूरे साल का कैरिंग कॉस्ट भी दे दिया है, वो भी रुपीज में दे दिया है। कितना दिया है? 6000 राइट। What you have to find it out? Determine the annual demand, the cost of placing an order। तीन पहली चीज है determine annual demand। तो क्लास एनुअल डिमांड तो मैं इजीली ढूंढ सकती हूँ, एक एक करके फाइंड करते हैं। एनुअल डिमांड आपको डेली की डिमांड है आपके पास, कितनी है डेली की डिमांड? 250। ठीक है, हाँ सॉरी, डेली की डिमांड है 48 राइट। डेली डिमांड है मेरे पास 48 और एक दिन, और टोटल कितने दिन है मेरे पास? टोटल मेरे पास है 250 वर्किंग डेज पर ईयर। वर्किंग डेज कितने हैं? वर्किंग डेज 250 पर ईयर, ऐसे से पर एनम लिखूंगी तो भी चलेगा। तो 250 48 इंटू 250 कितना आएगा? 12,000। तो मेरा एनुअल डिमांड आ गया 12,000 राइट। क्लियर? तो मेरा एक चीज हो गई फाइन, डिटरमाइन द एनुअल डिमांड। तो एनुअल डिमांड आ गया। सेकंड क्या पूछा है? द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, अगर इसको और शॉर्टकट बोलूं तो क्या बोलूंगी? कॉस्ट पर ऑर्डर राइट। कॉस्ट पर ऑर्डर, एक कॉस्ट को अगर आप प्लेस कर रहे हो तो उसका कितना खर्चा राइट। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो क्लास आपके पास क्या क्या गिवन है? देखो मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है?
नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। तो मुझे ये पता है कि मैंने पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर किया, 40 बार, राइट। और व्हाट इज माय एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब टोटल खर्चा कितना आया मेरा, वो आ गया, टोटल खर्चा इस 4000। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मिल जाएगा, वही तो पूछा था, वही पूछा था ना। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए आपको कितना खर्चा लगेगा, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो कॉस्ट पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 4000 डिवाइड बाय 40, 4000 डिवाइड बाय 40, तो यू विल गेट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो मतलब एक बार खर्चा करोगे तो कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। इस बार उन्होंने सिर्फ वर्ड चेंज किया है, वर्ड चेंज करने से ऐसा नहीं है कि हमारे कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड चेंज करने से हमारे कंसेप्ट चेंज नहीं होते, वो तो सेम ही रहने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मतलब एक बार ऑर्डर कर रहे हो तो कितना खर्चा आ रहा है, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर आ गया कि एक बार खर्चा कर रहे हो तो 100 रुपए आएगा, ठीक है। What next is asked to you? Total annual carrying cost of 1 unit. Total annual, the annual carrying cost of 1 unit, that is CCPUPA, right? Carrying cost, annual carrying cost per unit. Okay. तो क्लास आपके पास देखो, आपको ये जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन में एनुअल कैरिंग कॉस्ट दिया है, मतलब पूरे साल का कितना खर्चा आता है यूनिट्स को संभालने का, वो दिया है, कितना दिया है, 6000 पूरे साल का कैरिंग कॉस्ट दिया है। और क्लास ये इसमें ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, राइट। आपको एक और चीज दी है, एवरेज इन्वेंट्री लेवल, मतलब ऑन एन एवरेज आपके पास 200 यूनिट्स रहते हैं, स्टॉक में कितने यूनिट्स रहते हैं, एवरेज इन्वेंट्री लेवल इज 200 यूनिट्स, तो आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा आपको, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा। कैसे, हम लोग क्या करेंगे, CCPUPA के लिए कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए जो हमारा एनुअल कैरिंग कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री लेवल से, 6000 को डिवाइड कर देंगे 200 से, तो मेरा आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 6000 डिवाइड बाय 200 30, राइट। मतलब पूरा साल का स्टॉक को संभालने का खर्चा कितना है, 6000, और स्टॉक कितना रहता है आपके पास, 200, तो मेरे को पता चल गया 6000 को मैंने डिवाइड किया 200 से, तो एक यूनिट का, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, अगर आप कोई भी चीज को यूनिट से डिवाइड करते हो तो वो पर का आंसर देता है, अगर आपने कोई अमाउंट को यूनिट से डिवाइड किया तो वो पर यूनिट आंसर देता है, कोई भी अमाउंट को आपने किलोमीटर से डिवाइड किया तो पर किलोमीटर आंसर देता है, कोई भी अमाउंट को आप जिस यूनिट से डिवाइड करते हो तो वो पर आंसर देता है, पर। अगर आपने टोटल अमाउंट को आपने डिवाइड किया है समझो मिनट से, तो पर मिनट का आंसर देगा, आर से डिवाइड किया तो पर आर का आंसर देगा, ईयर से डिवाइड किया तो पर ईयर का आंसर देगा, समझ में आया, या मंथ से डिवाइड करते हो तो वो पर मंथ का आंसर देता है। आप अपने अमाउंट को जिस यूनिट से, जिस चीज से डिवाइड करते हो तो वो पर आंसर देता है। यहाँ पर मैंने 6000 को किससे डिवाइड किया, 200 से, तो उसने किसका आंसर दिया मुझे, पर यूनिट, ये मेरे यूनिट्स थे, तो 6000 को उसने डिवाइड किया यूनिट से, तो वो किसका आंसर देगा, वो मुझे पर यूनिट का आंसर देगा। तो CCPUPA आ गया मेरा 30 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ओके, 30 आ गया। नेक्स्ट लास्ट क्या बोला है, सिर्फ
नाउ लास्ट क्या पूछा है आपको, एंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सबसे इजी। फोर्थ वन क्या पूछा है, ईओक्यू। तो ईओक्यू की तो सारी डिटेल्स मैंने ढूंढ ली, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। 2 इंटू ए कितना है, एनुअल डिमांड हमने ढूंढा 12,000। ओ दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 100। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सी स्टैंड्स फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, दैट इज CCPUPA। कितना है 30। बस डिवाइड करके 2 इंटू 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 30, कितना आया 80,000। इसको अंडर रूट करेंगे तो आपका आंसर समथिंग पॉइंट्स में आ जाएगा 282। तो आप 283 भी लिख सकते हो, यस 283 भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख दो अप्रॉक्स, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर है। एनी डाउट्स? एट्थ वाला, द परचेज मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन has collected the following data for one of the A class items. Okay, क्या दिया है उसमें, इंटरेस्ट ऑफ द लॉक्ड अप कैपिटल। क्लास कभी कभी ना हम लोगों को पता नहीं चलता कैरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, कुछ दिमाग ज़्यादा लगाने का नहीं है। जो परसेंटेज में दिया गया उन सबको मैं कैरिंग कॉस्ट ले लूँगी, खत्म। बहुत ईजी, बहुत सिंपल। मैं आपको एक चीज़ भी लिखवाऊंगी कि कौन कौन से कैरिंग कॉस्ट होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, लेकिन दिमाग नहीं लगाना है आपको, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। जो शॉर्टकट है उसको शॉर्टकट में समझेंगे, जो चीज़ परसेंटेज में दी होगी वो मैं उसको कैरिंग कॉस्ट कंसिडर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑफ अ लॉक्ड अप कैपिटल। आपको पता है जब आप स्टॉक खरीद के रखते हो ना तो आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। कैपिटल मतलब पैसा, पैसा अटक जाता है, राइट। अब देखो से फॉर एग्जाम्पल अभी लॉकडाउन के पीरियड में आपने काफ़ी सारा गेहूं खरीद के रखा है, चावल दाल सब खरीद के रखे हैं कि एटलीस्ट 1 महीने तक आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब है, दाल की बात करें जिसके घर में दाल ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। वेजिटेबल जिसके घर में ज़्यादा नहीं लगते उनको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, ओके। तो उनको 1 महीने तक नीचे जाने की जरूरत नहीं है, जो भी है सब घर में पड़ा है। तो क्लास इससे क्या होता है, इससे ये हुआ है कि आपका जो पैसा है ना वो आपका पैसा खर्च हो गया है। जो अगर बैंक में पड़ा रहता आपको इंटरेस्ट देता, लेकिन वो लॉकडाउन के पीरियड की वजह से आपका सारा पैसा खर्च हुआ है। जो अभी खर्च करने की जरूरत नहीं थी वो हमें इंटरेस्ट दे सकता था अगर बैंक में पड़ा रहता तो, लेकिन हमने क्या किया, उससे चीज़ें खरीदी। क्यों? बिकॉज ऐसा टाइम आया था तो हमें पैसा, बचा हुआ पैसा ही काम आ रहा है, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन द लॉक्ड अप कैपिटल मतलब जो हम जब भी हम लोग स्टॉक खरीदते हैं ना तो हमारा जो स्टॉक रहता है ना, जो हमने खरीदा है उसमें पैसा लगता है, और वो पैसा अगर बैंक में पड़ा रहता, वो पैसा अगर बैंक में पड़ा रहता तो इंटरेस्ट देता, लेकिन बैंक में नहीं पड़ा है, हमने उससे स्टॉक खरीद लिया है तो वो उस पर हमें क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन द लॉक्ड अप कैपिटल, दिस इज माय कैरिंग कॉस्ट। कितना परसेंट बोला है, 20%। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला है, कितना बोला है, 100 रुपीज़। इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट मतलब इंस्पेक्शन कॉस्ट भी दिया है, कितना इंस्पेक्शन कॉस्ट दिया है आपको, इंस्पेक्शन कॉस्ट दिया है 50 रुपीज़। फॉलो अप कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर, फॉलो अप कॉस्ट भी दिया है 80। पिलफ्रेज, पिलफ्रेज मतलब खराब होना, कभी कभी गुड्स पड़े पड़े भी खराब हो जाते हैं। आप ग्रेप्स लेकर आओ, बहुत सारे, अरे 1 महीने का हम लोग फ्रूट्स भी लेकर आ जाते हैं, तो आपने ग्रेप्स भी लेकर आ गए, पर कितने दिन चलेंगे आपके ग्रेप्स, 1 महीना चल सकते हैं क्या? आप कुछ भी कर लो, फ्रीजर में भी स्टोर कर दो, फ्रिज में स्टोर कर दो, 1 महीने तक नहीं चलेंगे, वो खराब हो जाएंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन या 4 दिन, बस उससे ज़्यादा नहीं चलेंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो पिलफ्रेज, कभी कभी क्या होता है जब लोग स्टॉक गोडाउन में रखते हैं तो वो चीज़ खराब भी होती है, ठीक है। तो पिलफ्रेज का मीनिंग होता है खराब होना, ओके। तो खराब होने के चांसेस कितने हैं, कितना परसेंट होता है, 5%। अदर होल्डिंग कॉस्ट, अदर होल्डिंग कॉस्ट इज 15%, ओके। अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर, एक ऑर्डर पे प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितना लगेगा, 170, राइट। और एनुअल डिमांड कितना बोला है, एनुअल डिमांड इज 1000 यूनिट्स,
और कॉस्ट पर आइटम बोला है 10 रुपीज, राइट। तो जो जो परसेंटेज में है, अच्छा मैं आपको ना ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं और कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं वो लिखवा रही हूँ। क्लास ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं और कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं वो लिखवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में लेंगे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, आप लिख लो। सेकेंड क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, ये भी आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट ही है, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। थर्ड है आपका कॉस्ट ऑफ रिसीविंग, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स। फोर्थ है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, ये सब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। और अगर कैरिंग कॉस्ट की बात करूं तो आपका कैरिंग कॉस्ट में आता है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल, ये सब परसेंटेज में दिया होगा। कैरिंग कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में दिया जाएगा आपको, ठीक है। फिर दिया है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, हैंडलिंग। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, संभालने का खर्चा। आप जब आप गुड्स खरीदते हो ना तो आप उसको इंश्योर भी करते हो, इंश्योरेंस भी लेते हो। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो अपना गुड्स को इंश्योरेंस करवाती है, ठीक है। बाई चांस अगर गुड्स को कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ तो पैसा देगी। कॉस्ट ऑफ स्टोर स्टाफ, जो स्टोर में जहाँ पर स्टाफ रहते हैं, जो स्टाफ उनकी जो गुड्स की सिक्योरिटी रखते हैं, ओके, उनका खर्चा भी कंसिडर किया जाता है कैरिंग कॉस्ट में। या तो फिर कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस, पिलफरेज, ये दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब क्या, खराब होना। कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस या पिलफरेज बोलूँ, दोनों का मतलब क्या होता है, खराब होना, मतलब खराब होने के आपका खर्चा। अगर आपके गुड्स खराब हो गए मतलब आपका खर्चा हो गया। गुड्स जो आए थे वो भी पैसे देके ही आए थे ना, राइट। तो ये सब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे और कैरिंग कॉस्ट में ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। और सब नंबर 8 में ऐसा ही हुआ है। आपको सब नंबर 8 में, हाँ ठीक है सर, ओके। अब सब नंबर 8 में देखते हैं। सब नंबर 8 में आपको कौन कौन सी चीजें दी थी। मैं ऐसा करती हूँ, सारे परसेंटेज को एक साथ लिख देती हूँ। 20% है, 5% है और 15% है। टोटल कितना परसेंट हो गया, 20% है, 5% है और 15% है। टोटल कितना परसेंट हो गया क्लास, 40% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 40%। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट हुआ 40%, राइट। मेरा कैरिंग कॉस्ट हुआ 40%, राइट। और मेरा एनुअल डिमांड ऑलरेडी दिया ही हुआ है। एनुअल डिमांड मुझे कितना दिया है, 1000 यूनिट्स। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो बहुत सारी चीजें दी है ना, ऑर्डरिंग, प्रोसेसिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, फॉलो अप कॉस्ट, अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ओके। तो ये टोटल मिला के कितना हुआ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो था 100, 50, 80, हाँ 170, टोटल हो गया 400, राइट। और परचेज प्राइस दिया है आपको। परचेज प्राइस कितना दिया है क्लास, 10, ठीक है। तो ईओक्यू ही खाली फाइंड करना है। ईओक्यू इक्वल्स टू 2 × A × O डिवाइड बाय C, 2 मल्टीप्लाई 5। एनुअल डिमांड कितनी है जो दी है मुझे, 1000,
ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 400 एंड कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट दिया था, परसेंटेज में दिया है इस बार, तो कुछ नहीं करना, परसेंटेज में होता तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं कैरिंग कॉस्ट से, ठीक है। तो परचेज प्राइस कितना है, सीसीपीयू पीए कैसे आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 40%, तो 10 का 40% कितना होता है, 4 रुपीज, 4 रुपीज ना, ओके। तो ये आ गया कैरिंग कॉस्ट 4 रुपीज, डिवाइड मल्टीप्लाई √2 इंटू 100 सॉरी 1000 इंटू 400 डिवाइड बाई 4, 2 लाख, अब उसका अंडर रूट, तो आया 447.21 अप्रोक्स। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्टली 447 अप्रोक्स। समझ में आया? एनी डाउट्स? नाउ क्लास, नाउ सम नंबर 9। सम नंबर 9 में आपका आंसर आ रहा है 2000 kg। 9 में आपका आंसर आ रहा है 2000, ईओक्यू ही पार्टी पूछा है 2000, किसका आया 2000? किसी का नहीं आया क्या? ठीक है, देखते हैं किसका आया है 2000, कैसे आया है देखते हैं। नाउ हियर सम नंबर 9। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट किससे? रॉ मटेरियल से, जो कितने में खरीदा जाता है? 60 पर केजी। क्लास अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं हो तो मैं कैसे सॉल्व करूँगी? कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, किससे बनाती है? रॉ मटेरियल से, जो कितने में खरीदा जाता है? 60 रुपीज में। क्या खरीदा जाता है? रॉ मटेरियल खरीदा जाता है कि फिनिश गुड्स खरीदा जाता है? यस, बट ऑब्वियस है, रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का आपको परचेज प्राइस दे दिया कितना? 60 रुपीज। द कंपनी इंकर्स हैंडलिंग कॉस्ट 360 प्लस फ्रेट 390 पर ऑर्डर। क्लास ध्यान देना, उसने क्या बोला? हैंडलिंग कॉस्ट कितना देता है? हैंडलिंग कॉस्ट है 360 प्लस व्हाट? फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस कितना? फ्रेट चार्जेस 390 पर ऑर्डर, राइट। हैंडलिंग कॉस्ट प्लस फ्रेट चार्जेस 390 पर ऑर्डर। यहाँ पर मुझे डाउट आया, डाउट ये आया कि ये कैरिंग कॉस्ट है या ऑर्डरिंग कॉस्ट है, क्योंकि आगे वर्ड पर ऑर्डर आ गया तो मेरे हिसाब से तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हैंडलिंग भी वर्ड लिखा है, तो ये कैरिंग कॉस्ट है या क्या है? यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, राइट। तो कुछ नहीं, मैं सबको पहले पूरा स्टडी करूँगी, पूरा पढ़ लूँगी, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो क्या दिया है, द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट, देखो आगे दिया है, द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.5 पर केजी पर मंथ। अब देखो आगे फिर से दे दिया इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट, वो चीज आगे दे दी, तो ठीक है, मुझे क्लियर हो गया कि कैरिंग कॉस्ट के बारे में आगे बोला है। अगर कैरिंग कॉस्ट के बारे में आगे बोला है तो ये मेरा कौन सा कॉस्ट हो गया? ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, टोटल करो कितना है? 360 प्लस 390 जो आया 750, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ 750 पर ऑर्डर, ठीक है। अब कैरिंग कॉस्ट के बारे में क्या बोला है? 0.5 kg पर मंथ बोला है, मुझे पर मंथ नहीं चाहिए, CCPUPA दैट इज पर यूनिट पर एनम। पर केजी तो दिया है लेकिन पर मंथ दे दिया, नहीं मुझे पर एनम चाहिए, तो ठीक है 0.5 है, उसको मल्टीप्लाई कर दूं 12 से, क्योंकि महीने में पूरे साल में कितने दिन? पूरे साल में कितने महीने? 12 महीने, ठीक है। तो 0.5 कितना आया? 6 आया। CCPUPA कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इन्होंने पर केजी तो दिया है लेकिन इन्होंने पर
एनम नहीं दिया, मेरे को पर मंथ दे दिया, ठीक है, तो मैंने उसको पर एनम में कन्वर्ट कर दिया। इन एडिशन, उसके अलावा, द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ working capital finance on the investment in inventory of raw material is 9 per kg per annum। देखो ये भी दे दिया है। इसके अलावा भी ये स्टॉक को खरीदने के लिए जो मैंने वर्किंग कैपिटल का लोन लिया था, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करवाया था, ठीक है, उसका भी खर्चा आता है। कितना आता है? 9 रुपया पर केजी पर एनम, ठीक है, पर केजी पर एनम। तो ठीक है, ये तो पर केजी पर एनम ही दिया है, तो कोई टेंशन नहीं। तो कैरिंग कॉस्ट ये भी है और वर्किंग कैपिटल वाला भी कैरिंग कॉस्ट हुआ, वो कितना हुआ? 9। तो टोटल कितना हुआ? 9 + 6 15, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट भी मिल गया मुझे, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिल गया। ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये मेरा कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब एनुअल डिमांड की बात करते हैं। ओके, एनुअल डिमांड की क्या है? द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट। एनुअल प्रोडक्शन कितना है? ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कौन सा प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ? फिनिश गुड्स की, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, कंपनी एक मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट जो वो बना रही है, राइट, प्रोडक्ट जो वो बना रही है उसका कितना डिमांड है? एनुअल प्रोडक्शन कितना है? 1 लाख। एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट्स बनते हैं। ओके, तो 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल, 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल से कितने यूनिट्स बनते हैं? 2.5 यूनिट्स, राइट। मुझे एनुअल डिमांड चाहिए, एनुअल डिमांड ए चाहिए मुझे। 1 kg से कितना बनता है? 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। 1 kg से 2.5 यूनिट्स बनता है। तो मेरे यूनिट्स कितने बन रहे हैं इस बार? 1 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है, दिया ना क्वेश्चन में, प्रोडक्ट कितने का बन रहा है? 1 लाख यूनिट्स बन रहे हैं। तो उसके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2.5। यस, तो 1 लाख डिवाइड बाय 2.5 तो कितना आएगा? 40,000। तो 40,000 आ गई मेरी एनुअल डिमांड। तो अपना वर्किंग कैपिटल का और कुछ पूछा है उन्होंने, कैलकुलेट द ईओक्यू। सिंपल, ईओक्यू इक्वल्स टू 2 × A × O डिवाइड बाय C अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय A है, एनुअल डिमांड 40,000। व्हाट इज O? O है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट 750 एंड व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? CCPUPA, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, वो भी हमने निकाला था 15 रुपया। बस मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कितना आएगा आंसर? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 750 डिवाइड बाय 15, अब उसका अंडर रूट, तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 2000। इस बार यूनिट्स केजी में है, ओके, जो आपका मेजरमेंट है वो केजी में है, तो मैं यहाँ लिखूँगी केजी। डाउट्स क्लास क्लियर है? आपको फाइंड करना है कैलकुलेट ईओक्यू एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट बोल दिया जाए तो आपको कुछ नहीं, क्लास ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट निकाल देना है, राइट। आपको ये दो चीज बोल दिया जाए तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट निकाल देना है। तो आपका सम नंबर 10 व्हाट इज गिवन है एनुअल डिमांड। तो मैं ईओक्यू का फॉर्मूला लिख देती हूँ। पहले ईओक्यू फाइंड करना है 2 × A × O डिवाइड बाय C। ओके, तो आपको एनुअल डिमांड है आपकी जो दी है, एनुअल डिमांड क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है 2000। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 20 रुपीज। यूनिट प्राइस दिया है, क्लास परचेस करने का प्राइस 20 रुपया है, और स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट भी दिया है, दोनों परसेंटेज में दिया है, कुछ नहीं, दोनों को प्लस कर दो तो कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा 10%, राइट। अगर कैरिंग कॉस्ट CCPUPA
अगर आपको परसेंटेज में दिया है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट से। तो मेरा परचेज प्राइस कितना है, मेरा परचेज प्राइस है 20 रुपया, 20 यूनिट प्राइस दिया है 20 रुपीज, एंड द कैरिंग कॉस्ट इज 10%, तो 20 का